नमस्कार दोस्तों, देखिए पेपर बढ़िया आया हुआ है। और देखिए अगर हम ऐसा कंपेयर बात करें, ऐसा तुलना अगर हम बात करें तो यार कल का पेपर थोड़ा सीडीपी का पेपर टू की अगर हम बात करें तो थोड़ा कठिन था। आज का थोड़ा आसान है। देखिए इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन तो लगेगा ही। नॉर्मलाइजेशन की पूरी गणित में जब ये पूरा पेपर एनालिसिस कर लूंगा ना, उसके बाद पूरी गणित बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन की कैसे है, क्या होने वाला है और एक्चुअल क्या कितने नंबर कम ज़्यादा होंगे, वो सब हम जानकारी बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम जल्दी से पेपर डिस्कस कर लेते हैं। पेपर क्या कह रहे हैं ऐसे देखते हैं, आइए। देखिए आपका जो पेपर है, एक मिनट लगता है साउंड खुले ही रह गया मेरा। ठीक है, मेरी आपका जो पेपर है फटाफट देखते हैं कम समय में। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए पर एक बार शॉर्ट में बता दूं मैं यहाँ पे कि भैया ये कल से थोड़ा सा आसान पेपर है, ये निश्चित है ना। समावेशी कक्षा में अनुकूलन किया जाना चाहिए। देखिए समावेशी कक्षा में हर चीज का अनुकूलन होना चाहिए मेरे हिसाब से। सक्षम रणनीति तो होनी ही चाहिए और सहायता के प्रावधान भी होना चाहिए इसमें, है ना। जो सपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी अनुकूलन होना चाहिए। साथ साथ में अधिगम के लक्ष्यों में भी यहाँ पे अनुकूलित किया जा सकता है, बच्चों को मूल्यांकन में भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका तीसरा होना चाहिए। बट अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे कर सकता है इस वाले क्वेश्चन को, बाकी करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सटीक आंसर होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अक्षमता संवेदी वादत के अंतर्गत नहीं आती है। संवेदी वादत मतलब सेंस ऑर्गन, जैसे आपकी आंखों से संबंधित है, आपकी नाक से संबंधित है, आपके कान से संबंधित है, आपके हाथों से संबंधित है, ये सेंस ऑर्गन हो जाते हैं। तो ये दृष्टि वाली तो आंख है, श्रवण है, रंग दृष्टिहीनता ये भी दृष्टि वाली है। तो यहाँ जो लेखन विकार है यही एक संवेदी नहीं लग रहा है, बाकी तो सारा यहाँ पे संवेदी ही दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन तो बहुत क्लियर कट था भैया। देखिए कल का सारा पीडीएफ आपको दे दिया मैंने, कल का सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया हूँ मैंने, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और कम समय में कल की पीडीएफ पढ़ सकते हैं, आंसर की मैच कर सकते हैं। मैंने आपको प्रोवाइड की टेलीग्राम चैनल पे, और ये पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार ये कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास एक मिनट यार, ज्यादा ऊपर चला गया वो। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि भाषा क्षमताओं पर निर्भर होती थी, कि भाषा को कभी महत्व नहीं दिया है जीन पियाजे ने। सांस्कृतिक उपकरणों को कभी बात नहीं करते हैं जीन पियाजे। स्कीमा बदलकर पर्यावरण में अनुकूलन की प्रक्रिया, हाँ जी इसकी बात करते हैं। मौजूदा ज्ञान में नए तथ्य या विचारों के साथ सरल जोड़ नहीं होता, जटिल जोड़ होता है। तो इसका सटीक आंसर एकदम ऑफिशियली फाइनल आंसर की मान लीजिए भैया, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल फाइनल आंसर की है। और ऑप्शन नंबर 3 है, कोई कहीं नहीं जा सकता, आगे पीछे नहीं होगा, ये बता दूं आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव की सिफारिश कर रही है? आकलन में क्या बदलाव की सिफारिश कर रही है? तो वो कह रही है कि आकलन में योगात्मक रूप को क्रियान्वित करना चाहिए। स्व मूल्यांकन को सहकर्मी मूल्यांकन में शामिल करने की बात कर रही है। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात कर रही है। बुद्धि में एकात्मक धारणा को लागू करने की बात कर रही है। छात्र में सामाजिक सांस्कृतिक नहीं, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पे आज जो एनईपी 2020 है, अब वो ये बदलाव कर रही है कि भैया स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन इसमें शामिल होना चाहिए जब भी आप मूल्यांकन करें। तो ये सटीक और सही जवाब है, और ये भी एकदम ऑथेंटिक फाइनल आंसर की का आंसर है भैया। फाइनल आंसर की का ऑफिशियली आंसर की का आंसर कह सकते हैं। कल भैया एनईपी का क्वेश्चन नहीं आया था, आज आ गया है। पर देखिए आज की शिफ्ट आसान है यार, कल वाले बच्चों के साथ थोड़ी नाइंसाफी हो रही है, पर ये थोड़ी नाइंसाफी भारी ना पड़ जाए नॉर्मलाइजेशन के रूप में, ये देखने वाली बात होगी। नई जानकारी सीखते समय यह सुनिश्चित करना कि कौन से विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से यह एक सहायक रणनीति है। देखिए सहायक रणनीति जो है दोस्तों, यहाँ पे समझने का नाटक करना ये तो गलत बात है। समझने का नाटक करना ये गलत बात है भैया। तो मतलब सी वाला कथन गलत है भैया। तो यहाँ भी सी है मित्रों, यहाँ भी सी है, और मेरे हिसाब से यहाँ सी नहीं है क्या? यहाँ भी तो सी है। बस खेल ही खत्म हो जाता है फिर तो। यहाँ भी सी है, तो भैया यहाँ जहाँ सी है उसको हटा दो, ए भी आंसर मिल गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन करके आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सटीक जाता ही है, और एक नंबर आपके फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आते हैं। आप समझने का नाटक करना ही तो आंसर फाइनल आंसर की सीबीएसई भी नहीं ले सकती, चाहे वो कितनी गद्दारी कर ले तब भी नहीं ले पाएगा। तो यहाँ ए भी आंसर एक्यूरेट है, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है। वीडियो को शेयर करेंगे ना, वीडियो को शेयर करेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक भी करेंगे। यदि बच्चों में शारीरिक विकास में देरी है और तो सामाजिक और भावनात्मक भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल होंगे भैया, अगर अच्छे से खाने पीने को नहीं मिलेगा तो सारे विकास इफेक्टेड होंगे। विकास निरंतरता के साथ होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। पर यहाँ देखिए विकास विकास की बात तो हुई है, ये व्याख्या कर रहे हैं, पर इन केस ये भी ले सकता है कि व्याख्या नहीं कर रहे हैं, पर हम तो यही लेंगे कि व्याख्या कर रहे हैं, और वो सटीक आंसर भी लग रहा है हमें।
अगला क्वेश्चन आता है, कहानी किताबों में पुरुषों पात्रों में अक्सर ताकतवर और साहसी दिखाया गया है और महिलाओं को स्नेही और संवेदनशील दिखाया जाता है, ऐसा होता है पुस्तकों में। और स्कूल की पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका की पहचान को बड़ा प्रभावित करेगी। बच्चा ऐसा पढ़ेगा तो प्रभावित होगा, डेफिनेटली जो पढ़ेगा वो सीखेगा, प्रभावित हो जाएगा। क्योंकि जो स्कूल की पाठ्य पुस्तक है, पाठशाला है, द्वितीय समाजीकरण की एजेंसी मानी जाती है। जी हाँ, ये दोनों ही सही है और एक दूसरे की सटीक व्याख्या भी कर रहे हैं। या फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, इट इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज एब्सोल्युटली राइट गाइस, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों में सीखने के लिए अभिप्रेरण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, आप ये बताइए। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि एक छात्रों के लिए कैसा वातावरण आप बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा वाला वातावरण कभी नहीं बनाना है, शर्म वाला वातावरण नहीं बनाना है, काबिलियत साबित करने वाला वातावरण नहीं बनाना है। तो यहाँ सटीक एक और आंसर, फाइनल आंसर की कहा जाता है, सीखने की प्रक्रिया को, समझने की प्रक्रिया को सराहना करने वाला। बड़ा जबरदस्त, बड़ा आसान पेपर बनाया है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैंने जब देखा था आंसर की बना रहा था आपके लिए, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, बाकी के 27 आसान है। ये वाली शिफ्ट पिछली वाली शिफ्ट से बहुत आसान है, ये कहना होगा। अभी जब हम हिंदी डिस्कस करेंगे, एसएसटी डिस्कस करेंगे, जब पूरी बात पता चल जाएगी कितना नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आगे होंगे, कितने नंबर पीछे, स्पष्ट हो जाएगा। पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों में ध्वनात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है। जी होती है, शब्दों को डिकोड करने में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है वो कई बार बी को डी, डी को बी बोलता है, कई बार WAS वॉज लिखा है इसको रिवर्स कर देता है, एस है W पढ़ लेता है, पी को क्यू पढ़ता है, क्यू को पी पढ़ता है, 12 को 21, 21 को 12 पढ़ता है। तो सभी बच्चों को उनकी रुचि क्षमता के अनुसार से प्रोत्साहित करने पर लाभ मिलता है। ये बात भी सही है। हालांकि देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि पठन वैकल्प में बच्चों को अकॉर्डिंग अगर काम कर रहे हैं तो ये चीजें हो रही हैं, और ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों को रुचि और क्षमता के अकॉर्डिंग प्रोत्साहित करेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। तो ये चीजें सही है। अगर ये एक प्रकार से देखें तो व्याख्या कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 4। भैया ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ना सटीकता तो नहीं आती, पर बाकी क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ कि फाइनल आंसर की छपे हुए आंसर बता रहा हूँ भैया, छपे हुए आंसर बता रहा हूँ, कहीं जरूरत नहीं है आपको जाने की। निम्नलिखित में से समस्या समाधान की प्रभावी युक्ति नहीं है। अब क्या नहीं है, जब आप समस्या से जुड़ी जानकारी को अनदेखा कर देंगे तो कैसा होगा, तार्किक लगाओगे, तर्कशक्ति पैटर्न को, संबंध को पहचानोगे, जटिल समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट के सॉल्व करोगे, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव। पर आपकी जो जानकारी समस्या सॉल्यूशन के लिए है वही आप इग्नोर करेंगे, देन आप समस्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर के पास गए हैं, बुखार हो गया है, वो ये डायग्नोस ही नहीं कर रहा है कि आपको बुखार हुआ, ये जानकारी को अनदेखा कर देगा, तो भैया फिर आपका फीवर कैसे ठीक करेगा वो। तो ऑप्शन 2 इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने 11वें नंबर का। मतभेदों के बारे में बात करते समय अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखने के बजाय उनके अंतर और विकलांग छात्र के बजाय जो विकलांग है। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली विकलांग तो कहा नहीं जाता है, ये बात आप भी जानते हैं, आप दिव्यांग कहा जा रहा है उनको। ये बोल रहा है मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर से। ये कहना है कि बात करते समय आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है जो उनको ठेस ना पहुंचाए। तो मतलब विकलांग शब्द का इस्तेमाल न करके दिव्यांग करो कहना चाह रहा है ये। तो विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में ये बात करते समय कि जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोण को दर्शाता है। जी हाँ, ये दोनों कथन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन 4 इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लॉरेंस कॉल्बर्ग के अनुसार छोटे बच्चे नैतिक तर्कशक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। बताइए किसके इर्द गिर्द घूमते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं ये 2 चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं, एक तो दंड और आज्ञा पालन, और दूसरा आता है व्यक्ति और विनियम, है ना। व्यक्ति और विनियम में क्या होता है, यार मुझे क्या मिलेगा जब मैं ये तेरे को दूंगा, तूने आज मेरा लंच बॉक्स खाया मैं तेरा कल खाऊंगा, तूने मेरी पेंसिल तोड़ा मैं तेरी पेंसिल कल तोड़ दूंगा। तो ये जो चीजें आ जाती है ये अहंकार की नैतिकता के अंतर्गत भी आती है, याद रखिएगा। हालांकि ये तो है नहीं और ये भी नहीं है। देखभाल की नैतिकता भी मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 13 सही आएगा, और 13 कह रहा हूँ, 14 सही आएगा। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप बताओ सीखने के बारे में क्या सही नहीं है भैया, है ना। देखिए क्या होता है, ये कह रहे हैं कि सामाजिक संपर्क बाधा डालेगा, तो यही सीखने के बारे में सही नहीं है। नई सीख को वर्तमान समझ पे निर्भर करना सही है। सार्थक सीख सही है। ज्ञान की रचना करना ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक नहीं है, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे में दैनिक साप्ताहिक आधार पर भावनाओं के बारे में लिखने और उनके चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भावनाएं समझना और संज्ञानात्मक प्रक्रिया को सुधारित कर, बिल्कुल सही है। देखिए दोनों कथन लड्डू है, लड्डू इसका मतलब ये कि दोनों सही है भैया। भावनात्मक और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है।
संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार आप क्या कहेंगे? संरचनावादी जो सिद्धांतकार हैं वो क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि बाहरी रूप से अभिप्रेरित है, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। ये कहते हैं जब बच्चा सीखता है तो उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाती है। नो, ये भी चलो आगे देखते हैं। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार की प्रवृत्ति होती है और सुधारने की आवश्यकता होती है। बच्चों में दुनिया को समझने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देखिए, रचनावाद ये समझते हैं, जैसे संरचनावाद जैसे कि जीन पे आ जाए, कि बच्चा अपने सिद्धांत को स्वयं निर्मित करता है। बच्चा अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा खोज रिसर्च करके सीखता है। बच्चों में दुनिया के बारे में अपनी एक स्वाभाविक समझ होती है, हालांकि आपसे अलग होती है पर होती है। तो अगला क्वेश्चन आएगा भैया, यहाँ पे फोर्थ वाला आएगा, देख लीजिएगा। प्रभावी समस्या समाधान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीति कौन सी है, आप ये बताएंगे। देखिए, अगर प्रभावी तरीके से किसी समस्या का समाधान खोजना है तो आपको कलन विधि और अनुक्रिया समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों ने लगाकर आया हुआ, क्योंकि वो एक प्रकार से नेगेटिव बताया गया हमेशा आपको कलन विधि को, और वो अभी आंसर सही है। विविधता और समावेशन के द्वारा शिक्षण में अधिगम में सुधार होता है, बिल्कुल होता है। विविधता परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों में समालोचनात्मक रचनात्मक रूप से सोचने में बाधा डालता है। बाधा बिल्कुल नहीं डालता भैया। तो भैया ए सही है, आर गलत है। आर गलत है, ये बाधा बिल्कुल नहीं डालता है, तो ये ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे, किशोर अवस्था के दौरान लंबाई वजन बढ़ता है आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले, ये क्या कहलाता है? देखिए, ये मासिक धर्म है नहीं, ये यौवन भी नहीं है। याद रखिएगा, यौन परिपक्वता आने से पहले आपकी वजन, आपकी लंबाई में बहुत ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब वृद्धि में तेजी आ रही है कह सकते हैं। और विकासात्मक प्रकार्य मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, इसलिए वही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जाता है, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों में वातावरण सीखने के लिए अभिप्रेरित महसूस करते हैं। बताइए, जो बच्चा है वो कैसे वातावरण में ज्यादा सीखेगा? जहां आप डराओगे, मारोगे, धमकाओगे तो वहां तो नहीं सीखेगा ना, तो बी और सी तो होगा नहीं। तो यहाँ जहाँ बी है पहले उसको कट कर देते हैं। आइए, ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी बी है। अपने आप आंसर आ गया आपका एडी। ठीक है, अपने आप आंसर आ रहा है एडी। ये देखिए आप नहीं दिख रहा, आपको दिखाता हूँ। केवल एक शब्द देखना, डर। कट कट कट। ये देखिए, इतना आसान पेपर बना दिया है इन लोगों ने इतना आसान पेपर बना दिया कि अब नॉर्मलाइजेशन लगना तय है, ऐसा लग रहा है इस पेपर को देख के। आगे देखते क्या है। एक शिक्षक का पाठ को समझकर अलग अलग स्तरों में विद्यार्थियों के समूह के लिए पाठ योजना तैयार कर रहा है। लेव विगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाठ योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए, आप ये बताइए। अब ये कह रहा है कि शिक्षक के समान स्तर की चुनौती आपको कभी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के समक्ष वर्तमान स्तर को ध्यान में रखकर अगले स्तर में पहुंचने में मदद करेगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए एक सही जवाब निकल कर आ रहा है, एक राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में विविधता आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति कौन सी हो सकती है? देखिए, विविध निर्देश देने होंगे। जैसे कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसको अलग निर्देश देने पड़ेंगे, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है उसको अलग निर्देश देने होंगे, इसे कहते हैं विविध निर्देश। और एक प्रकार से व्यक्तिगत योजनाएं भी बनानी होगी आपको, व्यक्ति के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पे चीजें समझानी होगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ A&C आंसर चुनना था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, पढ़ने के प्रभाव में कमी, शब्दों में प्रत्यावर्तन, है ना, अर्थात पलट देना, और जैसे लक्षण किसमें होते हैं? ये लक्षण पठन वैकल्य में होते हैं, जैसे देखेंगे आप तो यहाँ स्वालीनता स्पेक्ट्रम विकार में तो एक्चुअली बच्चा बातचीत नहीं कर पाता है। ये ध्यान ADHD में बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, फोकस नहीं कर पाता जल्दी से किसी चीज में, और तो मेरे हिसाब से पठन वैकल्य ही होगा। बाकी आप देख लीजिएगा वाला क्वेश्चन, थोड़ा डाउट में तो नहीं है पर थोड़ा हो भी सकता है। शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, सामूहिक कार्य, अंतःक्रिया से बचना चाहिए। पहले ही कथन गलत है, ठीक है, ये कथन गलत हो गया। ये सब काम करने के हैं भैया, बचने के नहीं है। सीखना निष्क्रिय, ये दूसरा भी गलत हो गया भैया। बहुत खतरनाक पेपर बना दिया है इन लोगों ने, आसान इतना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए, ये भी गलत है, निष्क्रिय, बचना, अरे ये बहुत आसान बना दिया। अब विद्यार्थी कुशलता पूर्वक सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, अब ये बताइए कब सीखते हैं, है ना, कब सीखते हैं? ये कह रहे हैं ये निपुणता हासिल करने की वजह से असफलता से बचने के लिए काम करें तब बिल्कुल नहीं सीखेगा।
नई अवधारणाएं पहले सीखी गई विषय वस्तु को पूरी तरीके से अलग है, तब तो और नहीं सीखेगा। उन प्रतिक्रिया व्यक्ति परक अनुभव ध्यान दिया जाए, महत्व की, हाँ बिल्कुल, जब आप व्यक्ति के अनुभव को महत्व देंगे तभी सीखेगा। असंगत टुकड़े बनाओगे जिसका कोई रिलेशन नहीं है तो फिर बच्चा नहीं सीख पाएगा। हालांकि लंबाई एक शारीरिक संरचना विरासत में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जो आंखों का रंग होता है, आपके शरीर का रंग होता है, माता पिता से आता है लंबाई आदि, पर कुछ फर्क इनका पोषण और व्यायाम में भी फर्क पड़ जाता है। बॉडी बिल्डर नहीं है तो आप जिम जाके बन सकते हैं, क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सटीक आंसर इसका निकलता है ए और आर दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आनुवांशिकता पर्यावरण की बात है, इसमें भी आनुवांशिक पर्यावरण की बात है। अगला क्वेश्चन आता है, रूढ़िवादी शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होगा। देखिए, रूढ़िवाद शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ाने के लिए क्या होता है। रूढ़िवाद शिक्षा में आप रिजल्ट के लिए काम कर रहे थे, हालांकि हमें 10वीं में इतनी परीक्षा पास करना, आप सीखने के लिए काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज हमें रिजल्ट के लिए काम नहीं करना, हमें सीखने के लिए काम करना है। तो हमें इसके लिए प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुखी लक्ष्य का काम करना होगा, याद रखिएगा। 27, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिकाएं होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिकाएं होती है, आप बताइए। समकक्ष मतलब आपके मित्र, आपके सहपाठी जो होते हैं, है ना, उनकी क्या भूमिकाएं होगी। देखिए, वो कोई प्राथमिक संस्था होते नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा। समाजीकरण में बहुत कम प्रभाव डालते हैं, ये भी गलत है। बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, प्रभाव ही डालते हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ एक ही जवाब सही आ रहा है कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण अधिक प्रभाव डालता है। बिल्कुल डालता है भाई, दोस्ती भाई बंदी किशोरावस्था में बहुत तेज हो जाती है, अधिक समय वो दोस्तों के साथ ही गुजारना चाहता है ना। तो सीखने का संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, 28 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए कब सीखना होता है। जब पृथक कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं होता। शिक्षा को केंद्रित कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं होता। कार्य असंगत कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं होता। भैया कब होता है, जब गतिविधि परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है। लेव वेगोस्की के विचार का पालन करते हुए शिक्षक को छात्र को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया है कि यह समस्या में अटके हुए हैं और समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका है। तो ऐसा करने के लिए वो शिक्षक उन्हें आलंबन की अवधारणा का अभ्यास कराएगा। शिक्षक आलंबन की अवधारणा का अभ्यास करा रहा है। चलिए, पियाजे के अनुसार बच्चे निगमन देखिए, मैंने कई बार अपने सेशन में बताया था कि जो निगमनात्मक सोच होगी यहीं पे आंसर छुपा है, ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगी। आमूल सोच जो होती है, निगमनात्मक सोच जो होती है, समय कम था। देखिए, समय कम नहीं होता भाई, आपका एक्चुअली प्रैक्टिस कम रहती है, इसकी वजह से ना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ये बड़ा कारण होता है। बाकी तो देख लीजिए, बाकी समय मेरे हिसाब से तो यार कम होता नहीं, अच्छा खासा समय सभी के पास रहता है। पर वही चीज़ें हैं कि कई बार आपने देखा है कि ऐसा हो जाता है कि यार हमारा प्रैक्टिस उतनी नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई हमको लगता है कि समय कम है, बट ऐसा होता नहीं है, समय पर्याप्त होता है। ठीक है, जिस दिन आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, 150 के मॉक टेस्ट लगा कर जाओगे हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में, पेपर अच्छा जाएगा और पूरा पेपर करके आओगे और समय बचा भी लोगे, 10-15 मिनट बच के जाएंगे, है ना। जब मैं पेपर दिया करता था सीटेट का ना, मैं 15-20 मिनट तो बचा लेता था, 20 मिनट तो हॉल में ही बैठा रहता था मैं। ठीक है, 20 मिनट तो हॉल में बैठा रहता था कि यार भाई पेपर हो गया, क्या करें। ठीक है, छोड़ते नहीं थे, उन लोग तो बैठे हैं। तो ये चीज़ें आ जाती है। अगर प्रैक्टिस सही तरीके से सही दिशा में हो जाए ना, तो भैया फिर टाइम मैनेजमेंट तो गड़बड़ हो ही नहीं सकता, मैं बता दूं, टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ नहीं हो सकता फिर। तो मित्रों, आप जल्दी बताएंगे कैसा गया पेपर आपका, जल्दी से, फिर हम लोग जल्दी से यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना है, हिंदी डिस्कस कर लें इसके बाद कि मैथ्स एंड साइंस कर लें। मेरे हिसाब से हिंदी करते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी सभी का रहता है, साइंस मैथ्स वाले दोनों का रहता है और एसएसटी वाले का भी रहता है। तो अब हम हिंदी के साथ मुलाकात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लगेगा नहीं लगेगा इसके ऊपर बात करेंगे पूरे पेपर को डिस्कस करने के बाद। तो चलिए अभी मिलते हैं हिंदी के साथ, फिलहाल आप लोग देखते रहिए।